nomenclature IUPAC nomenclature of complex compound कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसके रूल हम बात करते हैं बेटा जी। तो देखो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा जी वो 4 टाइप के होते हैं। बताओ फिर 4 टाइप कौन कौन से हैं? बताओ जल्दी। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, बताया था आपको, एटायनिक, एनायनिक, आयनिक और नॉन आयनिक। तो पहले बात करते हैं नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। आराम आराम से पढ़ते चलो। नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। और देखो बच्चों लिगेंड के बिना काम नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखना, यदि आपको कोऑर्डिनेशन में 4-5 क्वेश्चन सही करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आपको लिगेंड पे क्या चार्ज आ रहा है। लिगेंड बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड बाइडेंटेड का यदि हमें पता नहीं होगा तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है। तो जैसे देखो कैसे लिखोगे, मान लो सपोज करो आपको, जैसे मान लो इधर देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या है? मेटल है। और ये क्या है? मान लो लिगेंड है, L1 L2 L3 L4। कितने भी हो सकते हैं लिगेंड, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। तो हमें यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। रूल बता रहा हूं मैं आपको नॉन आयनिक के लिए, ठीक है? तो अब क्या लिखोगे बेटा? लिगेंड नेम, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे आप? लिगेंड्स नेम, ठीक है? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लिखोगे लिगेंड्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले तो आपको ये लिखना है बच्चों, ठीक है? हमेशा लिगेंड का नाम पहले लिखना है इसमें, नॉन आयनिक में। फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। बात एक ही है बच्चों, ठीक है? ये लिखना है। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिख रहे हैं तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और ये किस में लिखना पड़ेगा? रोमन नंबर में। रोमन नंबर समझते हो? जैसे 1 2 अरे 3 4 ऐसा, इसको बोलते हैं रोमन नंबर। ठीक है जी? ठीक है। तो अब इसमें पता है, देखो बेटा जी, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में हमें 2 ही चीजें मिलेंगी। देखो सीधी सी बात है, कैटायन मिल नहीं सकता, एनायन मिल नहीं सकता, क्योंकि कैटायन एनायन मिल गया तो फिर तो कॉम्प्लेक्स ही चेंज हो जाएगा ना। अरे समझ में? तो कैटायन एनायन की बात होगी नहीं इसमें, बस हमें 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, और देन वी विल राइट दी सेंट्रल मेटल नेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात और है, जैसे मान लो कोई लिगेंड आ गया, वो चलो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लो 1 से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे देखो हम, जैसे आप उसमें भी पढ़ते हो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में, जैसे मिथाइल इथाइल आ गया, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले कैसे लिखेंगे? पहले इथाइल लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? मिथाइल। आ रहा है समझ में?
नेक्स्ट बेटा जी, सेकेंड है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ठीक है जी। अब देखो कैटायनिक यदि कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो जैसे मान लो हमारे पास में ये है मेटल L1 L2 L3 L4 मान लो है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये कैटायनिक है, मतलब इस पर चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को जस्टिफाई करने के लिए इसमें इधर क्या होना चाहिए, एनायन, अरे तभी तो न्यूट्रल होगा। आ रहा है समझ में? तो इसका हम कैसे नाम लिखेंगे वो आप समझ लो। देखो सबसे पहले वही लिगेंड्स, नेम इन अल्फा vertical order, लिगेंड्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्लस आपको लिखना है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो, और ध्यान रखना बच्चों, जब आप इस चीज को लिखोगे ना तो इसको आपको इन अ सिंगल वर्ड में लिखना है, मतलब स्पेस नहीं देना है आपको, इन अ सिंगल वर्ड, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको एनाइन वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये वाला ये लिखना पड़ेगा इसके बाद में। इसके बाद में आप थोड़ा सा स्पेस दे देना और आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ एनाइन, मतलब यहाँ पर आप स्पेस दे देना और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, नेम ऑफ एनाइन। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो वो ये बोल रहा है कि लिगेंड के नाम और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में आपको कोई स्पेस नहीं देना, वो आपको सिंगल वर्ड में लिखना है। और स्पेस कहाँ पर देना है आपको, नेम ऑफ एनाइन। कंप्लीट है। नेक्स्ट है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड है बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अरे कॉम्प्लेक्स एनायनिक है और M2 M3 M4, देखो बेटा यदि हम ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, मतलब एनायनिक मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए अब क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अब आप देखो बच्चों, अब आप ध्यान से सुनो। अभी तक हमने देखा नेम ऑफ, जो हमने बात करी नॉन आयनिक की और आयनिक की, उसमें आप देखो कैटाइन इसके जो भी आ रहा था, जैसे मान लो यहाँ पर पहले हम किसको लिख रहे थे, लिगेंड को, फिर सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, और इसके बाद में किसको लिख रहे थे, एनाइन को। लेकिन अब तो कौन आ गया यहाँ पर, पहले कौन आ रहा है, कैटाइन आ रहा है ना। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कैटाइन। लिखें नेम ऑफ कैटाइन, और याद करो बच्चों, नेम ऑफ कैटाइन हो या नेम ऑफ एनाइन हो, दोनों के बीच में हम क्या देंगे, थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
देखो नेम ऑफ कैटायन हम पहले क्यों लिखते हैं ये बात तो आपको भी पता है। जैसे मान लो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में Na पहले आता है, Cl बाद में आता है, तो पहले किसका लिखते हैं? सोडियम का ना, ऐसा थोड़ी लिखते हैं क्लोराइड सोडियम। तो हमेशा कैटायन का नाम ही पहले लिखते हैं, ये चीज तो हमने नॉर्मल उसमें भी देखा है, ठीक है। नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर इसमें लिखेंगे प्लस बेटा क्या, नेम ऑफ, बिल्कुल, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब आप सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखोगे ना तो इसमें आपको प्लस में 8 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 8। सुन लो, ये इस केस में ध्यान रखना है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। जैसे देखो मेरी बात सुन लो, जैसे मान लो आपके पास में है, सपोज करो कोबाल्ट है, तो यदि मान लो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें तो सिर्फ कोबाल्ट लिख के छोड़ दो, है ना, और एनायनिक है तो भी उसमें कोबाल्ट लिख के छोड़ दो। देखो मान लो कौन सा एनायनिक चल रहा है ना, हाँ, कैटायनिक है तो भी कोबाल्ट लिख के छोड़ दो, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमें कोबाल्ट 8 लगाना पड़ेगा। कोबाल्ट के आगे क्या लगाएंगे? 8। कोई भी मेटल है उसके आगे 8 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आयरन हुआ तो फेरेट, वेरी गुड। देखो ऐसा नहीं आयरनेट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ, आयरनेट नहीं होगा। आयरन हम किस में लिख सकते हैं बताओ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में हम आयरन लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर हम 8 लगाएंगे ना वहां पे हम फिर फेरस का यूज करते हैं, तो फेरस की जगह फिर क्या लिखेंगे? फेरेट। क्लियर है? मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लो पहले। जैसे आयरन है तो आयरन का जो रोमन होता है उसको फेरस बोलते हैं, तो फेरस का फेरेट हो जाएगा बच्चों। और मान लो जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का होता है आर्जेंटेट, होता है ना। मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो आप। कंप्लीट। तो बेटा इसमें देखो, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा था, जैसे मान लो कि हमारे पास में आयरन है तो आयरन का आयरनेट नहीं होगा, क्या होगा? फेरेट होगा, इसको बोलेंगे फेरेट। हाँ देखो, यदि हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में तो आयरन लिख सकते हैं, जहां पर हम 8 लगाएंगे ना वहां पर हमें फिर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। सिल्वर को बोलते हैं आर्जेंटेट, सिल्वर, आर्जेंटेट। आर्जेंटेट हो गया। गोल्ड को बोलते हैं एयूरेट, ऑरेट। गोल्ड मतलब ऑरेट। और ये सब लिखने की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको? एनायनिक में। बाकी कैटायन में तो आप डायरेक्ट नाम लिख दो, वहां कोई दिक्कत नहीं। और ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या लगाना चाहते हैं? 8 लगाना चाहते हैं। और टिन होता है, टिन समझते हो? टिन मतलब इसको बोलते हैं स्टेनेट। क्या बोलते हैं भैया जी? स्टेनेट। और लेड, वेरी गुड, प्लम्बेड। तो देखो कैटायनिक या नॉन आयनिक के केस में तो डायरेक्ट सिंपली मेटल का नाम क्या लिख दो, जो है वही लिख दो। आयरन है तो आयरन, सिल्वर है तो सिल्वर। सिर्फ हमें ये किस में चेंज करना पड़ेगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। आज समझ में आ रही? हाँ जी, कंप्लीट है, नोट करो। आयोनिक कॉम्प्लेक्स, और आयोनिक कॉम्प्लेक्स में भी have 2 कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक। तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो बेटा जी, आयनिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसे देखो मान लो M, L1, L2, L3, L4 है, और ये मान लो है कैटायनिक। ये क्या है? कैटायनिक। और हमारे पास M, L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश,
L4 डैश, ये है मान लो एनायनिक, ठीक है। इन दोनों का मिक्स लिखना है। तो देखो पहले कैटायन दिया तो कैटायन का क्या रूल बताया था, बताओ जल्दी से। नेम ऑफ, वेरी गुड, नेम ऑफ कैटायन, स्पेस देंगे, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है जी। और फिर क्या लिखेंगे बेटा जी, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो। ठीक हो गया। अगला बताओ, अब नेगेटिव का लिखेंगे तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे बताओ, प्लस, फिर नेम ऑफ लिगेंड, अरे बोलो कौन सा वाला, अरे नहीं नहीं, पॉजिटिव के लिए है ना, मतलब कैटायन होगा, देखो उसमें भी देखो, सुनो सुनो, जैसे इधर होगा, सुनो वही तो कह रहा हूँ मैं, इधर नेगेटिव है तो इसमें कोई कैटायन होगा तो कैटायन तो आगे ही जाएगा ना बेटा, कैटायन, कैटायन का नाम आगे ही जाएगा, ये बात ध्यान रखो। दोनों कॉम्प्लेक्स में मान लो बाहर कोई कैटायन वाला पार्ट प्रेजेंट है, वरना ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर एनायन होगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, कैटायन होगा, तो उसका नाम भी पहले क्या लिखेंगे, पहले नेम ऑफ कैटायन हो गया। अब किसको लिखेंगे, इस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बोला हाँ कि नहीं, ठीक है। और फिर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर किस में आ जाएंगे, इस वाले में, हाँ फिर इसमें सेकंड में आएंगे ना, तो नेम ऑफ लिगेंड्स, बिल्कुल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है बच्चों। और फिर अपन लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और हम नेगेटिव लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे, A8, अरे ये तो लगाना पड़ेगा ना नेगेटिव में, और प्लस में अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आया समझ। इसमें नेम ऑफ एनायन नहीं आएगा तो लेना पड़ेगा, जैसे रुको रुको, इसको अभी मत लिखना बच्चों, ये रहने देना, ये मत लो अभी, इसको मत लिखो, यहां से लिखो आप, मालूम है क्यों, क्योंकि कैटायन एनायन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स इसमें दोनों टाइप के हैं ना, तो इस पॉजिटिव को बैलेंस कौन करेगा, ये नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट कब आएगा, सुन लो इधर ध्यान से, जब ओनली कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट हो। अरे बात समझ में आ रही, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बाहर क्या आ रहा था, एनायनिक पार्ट, क्यों आ रहा था, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को उसे बैलेंस करना था, नहीं आ रहा समझ में, और एनायनिक पार्ट में पहले क्या आ रहा था, कैटायन, क्योंकि इस पूरे पार्ट को कैटायन ने बैलेंस कर रखा था। लेकिन अब देखो, अब क्या कैटायन एनायन आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने बैलेंस कर दिया है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से पहले है, नहीं नहीं बाद में, इसके देखो सही लिखवाया ना बेटा, इसके नहीं नहीं गलती करी है तुमने, देखो बेटा मैंने इसीलिए तो लिखवाया, देखो वहीं पे लिखवाया हुआ, करो गया, देखो देखो नहीं है बात बेटा, ये यहीं पर तो लिखवाया है, ये देखो ये इसके साथ लिखना है यहीं पे, प्लस में 8 ये लिखा ना, प्लस में 8 और देन ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ रहे हो बात को। ये समझ में आया, ये नहीं लिखना, नेम ऑफ कैटायन लिखना, गलती से लिख दिया, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे मान लो लिगेंड के नाम यदि डिफरेंट है बेटा, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे एक्वा हुआ, अमोनिया हुआ, या मान लो कुछ भी हुआ, मतलब डाइथाइलामाइन हुआ, तो हमने अल्फाबेटिकल, लेकिन मान लो सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे मान लो 4 क्लोरीन है ना, या 2 चीजें, तो हम देखो जैसे हम आईयूपीएससी में वहां पढ़ते थे, ऑर्गेनिक में क्या लगाते थे, प्रीफिक्स यूज करते थे, डाई ट्राई टेट्रा, याद है ना, लिखो रूल बना के लिखो, पहला रूल लिखो, इन केस ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड, इन केस ऑफ particular ligands,
in case a particular ligand is present more than once in a complex. In case a particular ligand is present more than once in a complex. In case a particular ligand is present more than once in a complex, then its number is represented by. In case a particular ligand is present more than once in a complex, ठीक है, हो गया क्या? In case a particular ligand is present more than once in a complex, then its number is represented by. Then its number is represented by the use of following prefixes. In case a particular ligand is present more than once in a complex, then its number is represented by the use of following prefixes. तो लिखिए use of following prefixes, लिख लिया क्या? अब भैया कब यूज होगा ये देखो ध्यान से. नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स, नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स, ठीक है जी. तो प्रीफिक्स जो यूज आप करेंगे, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई. 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और 6 के लिए. और इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं आएगा बेटा, ये सुन लो. अभी कंप्लीट है, देखिए. अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए. कभी कभी ऐसा होता है बेटा जी कि मान लो सपोज करो कि 2 क्लोरीन है तो आप लगाओगे डाइक्लोरोडो, ठीक है. 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरोडो. लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी लिगेंड में डाई ट्राई हो सकता है. जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, याद आ रहा है? तो उसके तो नाम में डाई है, तो क्या लिखेंगे? डाई. वेरी गुड. ऐसा नहीं लिखेंगे डाई, ठीक है. आगे बात समझ. तो उसके लिए मान लो किसी भी कोई लिगेंड है उसके नाम में डाइट्राई आ रहा है ना, तो उसके लिए हम बिस ट्रिस यूज करते हैं. तो लेकिन अगला रूल लिखेंगे बेटा जी. नेक्स्ट रूल, इन केस द नेम ऑफ द लिगेंड्स कंटेन वर्ड्स. इन केस द नेम ऑफ द वर्ड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ. इन केस द नेम ऑफ द लिगेंड contains words like. In case the name of the ligands contains words like di, tri, etc. देखो di, tri, etc. In case the name of the ligands contain words like di, tri, etc. Then its number is represented by. Then its number is represented by the use of special suffix. Then its number is represented by the use of special suffix. नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स के लिए जो हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है. तो देखो 2 के लिए सॉरी सफिक्स क्यों लिख दिया? स्पेशल प्रीफिक्स. क्यों सोच रहे हो बेटा? वही तो बोलो ना, क्यों सोच रहे हैं? हाँ बेटा देखो इधर, तो 2 के लिए यूज करेंगे बेटा बेस, ठीक है. और 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस. ध्यान रखना ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है.
ठीक है, 5 के लिए पेंटा, एक एस मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बात बताता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल में करके देखता हूँ। देखो जैसे मान लो ये देखो ये है, ठीक है। अब ये दो है, तो इसी का नाम क्या बेटा, इथाइलिन डायमाइन, तो इसके नाम में डाई आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, बेस, ठीक है। और इसको लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन, ऐसा लिखो आप, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। इथाइलिन डायमाइन ये ऐसा, ठीक है जी, बेस इथाइलिन डायमाइन, बेस इथाइलिन डायमाइन। जैसे देखो आपको याद करो, हमने एक लिगेंड पढ़ा था ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, याद कर पढ़ा था ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। हाँ वेरी गुड। तो देखो PPH3 की बात करें बच्चों, तो इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते ट्राइफेनाइल, ऐसा दो बार नहीं, तो क्या लिखेंगे, देखो ट्रेस, अरे ट्रेस ही तो लगाना पड़ेगा आपको, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, जी हो गया, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, क्लियर है जी, ठीक है जी। तो ट्रेस किसकी लगाना है, समझ रहे हो बात को, नहीं समझे, नहीं समझे ना, समझ गए। अब जैसे देखो मान लो बच्चों ऐसा दिया है CH3NH2, इसके लिए क्या नाम लिखेंगे बताओ, आप सजेस्ट करो। मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन लगाएंगे, डाइमिथाइल, सोच लो डाइमिथाइल लगने चाहिए। देखो यदि हम ये बोल रहे हैं कि इसके लिए हमने डाइमिथाइल यूज कर लिया, सुन लेना ध्यान से, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो मैंने डाइमिथाइल अमाइन लगाया, क्या लगाया, डाइमिथाइल अमाइन, तो मेरे पास में ये है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा, CH3NH, यही तो बनेगा, इसे तो डाइमिथाइल अमाइन, वो तो ऐसे बनना है, बताओ बोलो। तो इसका मतलब यहाँ पर डाई का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विष, क्या, मिथाइल अमाइन। जरूरी नहीं है, देखो हालांकि इसके नाम में तो डाई आ भी नहीं रहा, तो भी हमें बेस यूज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को, तो ये ध्यान में रखना है। कंप्लीट है, करो नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो, खड़ो, चटकोला सुनाओ कोई अच्छा सुनाना जिससे तबीयत बढ़िया हो जाए। ये कल बताया था आपको, दो लगाना पड़ेगा ना हमको, तो कहने का मतलब समझ पा रहे हो आप, देखो कहने का मतलब यहाँ पर हम डाई का यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को, डाई नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेस पेरिडीन, क्या बात समझ में आती है, तो बेस का ही यूज होगा यहाँ पे, बेस, क्योंकि देखो यदि हम डाइपेरिडीन का बोल रहे हैं, तो डाइपेरिडीन का मतलब एक पेरिडीन नहीं, कितनी पेरिडीन, ये वाली, ये बात समझ में आती है। तो खासकर इस पे आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला रूल लिखें आप, कौन कितने रूल हो गए, दो गए ना, हाँ, दो रूल लिखो। इन केस द स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड, इन केस द स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड्स, in case the structure of ligands, in case the structure of ligands changes due to the use of simple prefixes, देखो, in case the structure of ligand changes due to the use of simple prefixes like di, tri, etc. In case the structure of ligand
changes due to the use of simple prefixes like ditri, etc. Then special prefix bis, tris, etc. are used. क्या बात समझ में आ रही है? फिर से लिखवाता हूं मैं. In case the structure of ligand changes, in case the लिखा क्या? In case the structure of ligand changes due to the use of simple prefix. देखो ये जैसे ये देखो यहाँ पर पीछे भी देखो, इनमें क्या हो रहा है? यहाँ तो डाइट्राई नहीं आ रहा भाई. हमने इसके पहले सेकंड रूल क्या लिखा कि जिसमें डाइट्राई आएगा तो उसमें हम बेस ट्रिस का यूज करेंगे, लेकिन वो इसकी बात कर रहा है, इसका और इससे पहले. इसमें कहाँ डाइट्राई आ रहा है? तो वो क्या बोल रहे हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर है उनमें भी चेंजेस होगा तो हम वहां पर डाइट्राई का यूज नहीं करेंगे. किसका यूज करना पड़ेगा? बेस ट्रिस का. बस वही वाली बात है. लिखो, इन केस द स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड चेंजेस ड्यू टू द यूज ऑफ सिंपल प्रीफिक्स, changes due to the use of simple prefixes like di, tri, etc. Then special prefix bis, tris, etc. are used. Then special prefix bis, tris, etc. are used. क्या समझ में आया पॉइंट? फोर्थ पॉइंट लेकिन फोर्थ रूल देखो बेटा जी. while arranging ligands in alphabetical order, both special and simple prefixes. देखो, while arranging ligands in alphabetical order, क्या बोल रहा हूँ? While arranging ligands in alphabetical order, both special and simple prefixes are not considered. इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोला इसने? Are not considered मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया? समझ लो. क्या मतलब क्या? देखो वो ये बोल रहा है जब आप लिगेंड के नाम लिखोगे ना तो आप जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको डाई, ट्राई, बिस, ट्रिस ये यूज नहीं करना. समझ रहे हो? जैसे मान लो आपको डाइक्लोरो दिया है, डाइक्लोरोडो दिया है, ठीक है, और मान लो आपको दिया है ये इसका बोलते हैं ट्राई ब्रोमोडो, तो इसमें ट्राई में ब्रोमोडो आ रहा है, इधर डाइक्लोरो, तो हम पहले ब्रोमो को ही लिखेंगे. बात समझ में आ रही है? समझ देखो, तुम्हारा भरोसा नहीं. इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. जैसे ये है डाइक्लोरो, ठीक है, और ये है ट्राई ब्रोमो, तो मेरा कहने का मतलब है इसको नहीं देखना. समझना? तो इसके अकॉर्डिंग हम नाम नहीं आ जाए. ठीक है जी, ये रूल की बात कर रहे हो. तो बस खड़े हो यार, क्यों खड़े हो?